नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम हेल्थ प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। सांस रोग आपके ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये साइनस से शुरू होकर आपके वोकल कॉर्ड्स और फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां सांस की प्रमुख बीमारियां हैं, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन सही समय पर सही इलाज नहीं मिलने से ये बीमारियां गंभीर रूप ले लेती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर श्वास रोग क्या होते हैं, मौसम के हिसाब से इससे क्या असर पड़ता है इन बीमारियों पर और हमारे ऊपर। और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जेपी पालीवाल और डॉक्टर शांतनु पुराणिक हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सुधीर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर पालीवाल सर, आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आखिर ये श्वास रोग क्या होते हैं, कैसे इसके लक्षण हम पहचान सकते हैं? देखिए, यदि श्वास रोग की बात करें तो शरीर की कृति और प्रकृति दोनों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने के लिए जी, जब हम शरीर में वायु लेते हैं, हवा लेते हैं, तो उस हवा से ऑक्सीजन का पृथक्करण होकर वो फेफड़ों के द्वारा शरीर में जाती है और शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड नामक घातक गैस जो शरीर के लिए यदि ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो तो उसे बाहर निकालने का काम किया जाता है। ये दोनों काम फेफड़े के किए जाते हैं। तो फेफड़े श्वसन तंत्र का अंतिम स्थान है, जबकि उसके बाद सांस का पाइप, उसके बाद वोकल कॉर्ड्स, उसके बाद गला, फेरिंग्स जिसे बोलते हैं, उसके बाद मुंह, नाक और नाक के पिछला हिस्सा, ये सब श्वसन तंत्र में इकट्ठा होते हैं। यदि हम इस अंग की बात करें जी, तो निश्चित तौर पर यही एक महत्वपूर्ण अंग है जो बाहर भी खुला हुआ है और अंदर भी पूरी की पूरी तरह ओपन है। कहीं न कहीं शरीर प्रकृति को शरीर की कृति से जोड़कर शरीर के ऑक्सीजन तंत्र को मजबूत करके शरीर को ऑक्सीजन देकर प्राणवायु देकर उसको जिंदा रखने का काम जिस तंत्र का होता है उसी तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं और उसके विभिन्न हिस्सों के नाम मैंने आपको बताया। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, इसके विभिन्न हिस्से और किस तरीके से ये बीमारी पनपती है ये भी आपने हमें बताया और क्या क्या दिक्कतें होती है ये भी आपने बताया। डॉक्टर सुधीर पांडे, आपका भी रुक करते सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी हम कोविड टीका से जूझ रहे हैं और इस समय हमने देखा, जो दूसरी लहर की हमने बात की उस समय भी हमने देखा कि बहुत सारी दिक्कत लोगों को श्वास रोगों की देखने को मिली है, कि ऑक्सीजन तक पहुंचना पड़ा, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। कई ऐसे हैं जो कोविड के बाद अभी भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या मौसम के अनुसार भी परिवर्तित होती रहती बीमारियां, तो इसे लेकर हमें क्या करना चाहिए? इस समय जैसा कि कोरोना की प्रथम लहर आई थी और उसमें जो है लगभग जो है 60 साल से ऊपर जो है व्यक्ति प्रभावित हुए थे। उसके बाद में कोरोना की सेकेंड लेयर आई जिसमें क्या है कि 40 साल से 60 साल तक के जो है लोग प्रभावित हुए। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज जो है कि जो कोरोना के वायरस थे वो जो है सीधे हाथ के द्वारा जो है या क्या कहते हैं नाक के द्वारा जो है सीधे जो है फेफड़े में जाते हैं, तो वो जो है सांस उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी और उसमें पेशेंट की जो है डेथ तक हो जाती है। जी, चलिए डॉक्टर शांतनु पुराणिक भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शांतनु, आपसे भी जानना चाहेंगे कि श्वास रोग आखिर होते क्या है, ये तो हमें सर ने बताया। अब अगर ये रोग हमें हो जाता है तो कैसे हमें इससे बचना चाहिए और अगर हो जाता है तो क्या कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए कि ये गंभीर रूप ना ले, क्योंकि श्वास अगर हम नहीं लेंगे या फिर श्वास की अगर हमें परेशानी है तो ये यकीनन एक बहुत ही गंभीर विषय है। मैंने आपकी बात समझी है जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। जैसे हम देखते हैं कि खास में प्रॉब्लम की कोरोना में एक्चुअली क्या मेजर सिम्टम से जाने वाली जो समस्या रहती है, जरूरी नहीं कि केवल कोरोना तो अभी आया है, लेकिन अगर हम इसको पहले से शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कमी जो होगी वो होगी लैक ऑफ इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोग प्रतिकारकता की कमी। उसके पीछे बहुत सारे कारण बन सकते हैं, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ की जलवायु, पर्यावरण में होने वाले अंतर और आजकल हाइपर सेंसिटिविटी तो बहुत महत्वपूर्ण चीज बन गई है। इस कंडीशन में जब हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी मतलब थोड़ी सी ठंडी चीज में भी पर्यावरण में मौसम में कुछ अंतर आया,
तंत्र जब शुरू होता है तो हमारी नाक से शुरू होकर नाक के पिछले हिस्से में जाता है और वहां से गले से होते सांस का एक पाइप शुरू होता है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ये जो सांस का एक पाइप होता है ये आगे चलकर सीधे और उल्टे हाथ के दो फेफड़ों के लिए विभाजित होता है और सीधा और उल्टा दो ट्रेकिया बनते हैं, दो ब्रोंकस बनते हैं और उन ब्रोंकस के साथ में उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनकर वो सीधे सीधे फेफड़े से जुड़ जाती है। तो जो बीमारी इस रास्ते को प्रभावित करती है उसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है जी। ओके। लेकिन उसके बाद जैसे ही फेफड़े फुफ्फुस तंत्र शुरू होते हैं, फेफड़े शुरू होते दोनों, हमारे लंग्स शुरू होते हैं। लंग्स में होने वाला कोई भी रोग यदि किसी प्रकार की अस्थायी व्यवधान पैदा कर दे और ऐसी व्यवधान पैदा कर दे जो मौसम से जिसका सीधा संबंध हो, जिसका सर्दी गर्मी बुखार खांसी इत्यादि से संबंध हो, तो ऐसे बीमारी जो मौसम से संबंधित होती है लेकिन किसी कारण से फेफड़े में आए किसी विकार के कारण होती है, तो फेफड़ों में आए विकार के कारण होने वाली परेशानी अस्थमा में पाई जाती है और जबकि श्वसन तंत्र जो सांस का पाइप होता है उसमें पाई जाने वाली बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। मोटा मोटा डिवीजन इस तरह का। कई बार ये दोनों बीमारी एक दूसरे की परिपूरक होती है और एक दूसरे के साथ चलती है और कई बार एक दूसरे के साथ इनका प्रेजेंटेशन साथ साथ आता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो परिस्थितियां होती है वो रोगी के लिए ज्यादा प्रतिकूल होती है और ज्यादा प्रतिकूल होने के साथ साथ उसके शरीर के लिए ज्यादा निश्चित तौर पर ज्यादा मुसीबत वाली, ज्यादा झंझट वाली और परेशानी पैदा करने वाली होती है, जो कई बार रोगी को घर से बाहर भी अस्पताल में ले जाकर इलाज के लिए जाने को मजबूर करती है। क्योंकि कई बार ब्रोंकस सिकुड़ जाता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और कई बार फेफड़ों से ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो जिसे बोला जाए कि आवागमन होता है, यदि वो रुक जाता है या वो कम हो जाता है तो ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती। इन परिस्थितियों में रोगी को अस्पताल की और भर्ती की आवश्यकता होने के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कई अन्य जीवन रक्षक दवाइयां और श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए या उसमें सुधार के लिए आवश्यक दवाइयों की भी जरूरत लगती है। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ भी हो रही है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और सीधे डॉक्टर के पास जाए और विशेष रूप से अपना ध्यान रखें। खुद का डॉक्टर आप स्वयं ना बने, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप अपना इलाज करें। डॉक्टर सुधीर सर, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से सर ने बताया कि कैसी मतलब एक नॉर्मल से स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता है वो कितना घातक हमारे लिए हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही में, ये तो हमने देखा, जानने की कोशिश की। लेकिन हम अगर मौसम की बात करें तो देखते हैं कि मौसम के अनुसार भी बहुत ज्यादा इंसान पर फर्क पड़ता है। अगर उसे अस्थमा का प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है और अगर बारिश का मौसम या ठंड का मौसम है तो शायद कुछ ज्यादा हद तक परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है। तो अगर ऐसी परेशानी अगर हम लोगों के साथ भी हो, हमारे दर्शकों के साथ भी हो, तो कैसे इनसे बच सकते हैं? बिल्कुल सही कहा कि ये जो है अस्थमा की प्रॉब्लम बरसात में और ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में हम ठंडी चीज़ों से बचें, ठंडे पानी से नहाएं ना, और ठंडी चीज़ें जो हमारे आयुर्वेद में जो है सभी चीज़ों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन सी चीज़ शीत है, कौन सी उष्ण है। तो ऐसे मौसम में ऐसे जो अस्थमा से पीड़ित हों उनको दही नहीं खाना चाहिए, उनको केला नहीं खाना चाहिए और ठंडा पानी जो है नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। ये जो है अस्थमा को बढ़ाती हैं। अतः अस्थमा के पेशेंट को इन चीज़ों से बचना चाहिए। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कहा जाता है, ये सुनने में आता है बहुत बार कि अगर आपको आपकी जो प्रवृत्ति है वो अगर कफ की है, अगर आपको कफ ज्यादा होता है तो शायद आपको भविष्य में जाकर ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको एलर्जी का प्रॉब्लम है तो आपको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको दमा का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कितनी सत्य है ये बात, और अगर आपकी कफ की प्रवृत्ति है तो आपको कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल सही कहा। जैसे कफ की प्रवृत्ति है उसको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कहते हैं कफ स्पुटम जो है, जैसा सर ने बताया, ट्रेकिया में जो है फंस जाता है, जिसकी वजह से उसको स्पुटम को बलगम को निकालने के लिए हम जोर से खांसते हैं। तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसी प्रकार से अगर वो नीचे चला गया ट्रेकिया के दो पार्ट्स में, उसके बाद में ब्रोंकियोल्स में चला गया तो स्पुटम जो इकट्ठा होता है और उसको जो है तेजी से जो निकाला जाता है, तो उसमें उसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और अस्थमा जो है 3 प्रकार का मोटे रूप में होता है, जैसे एलर्जिक अस्थमा, दूसरा क्या है ब्रोंकियल अस्थमा, और तीसरा कार्डियक अस्थमा। तो हृदय रोग से भी जो है अस्थमा होता है, लेकिन अगर हम चलते हैं, थोड़ा चलने से अगर सांस फूलती है तो वो कार्डियक अस्थमा है। और बाकी जो है कफ के कारण जो होता है तो वो एलर्जिक अस्थमा
और ये ब्रोंकियल अस्थमा, और जो एलर्जी की वजह से होता है वो एलर्जी का अस्थमा कहलाता है। दोनों में सांस जो है फूलती है, सांस ज्यादा चलती है, और कार्डियक अस्थमा में बैठे रहने या लेटे रहने पर सांस नहीं चलती, लेकिन जब पेशेंट जो चलता है तो उसकी सांस फूलने लगती है। जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि हमारे दर्शकों को शायद ये नहीं पता होगा और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर अस्थमा भी है तो वो भी अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं और उनका जो रूप है वो अलग हो सकता है और वो हमारे लिए अलग अलग प्रकार से घातक भी हो सकता है। डॉक्टर शांतनु पुराणिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शांतनु, आपसे यही समझना चाहेंगे, जैसे अस्थमा के बारे में हमने जाना, ब्रोंकाइटिस के बारे में हमने जाना, संपर्क शायद टूट गया है, कोशिश करते हैं फिर से जुड़ने की। डॉक्टर पालीवाल सर, आपसे ही पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमने बात की ब्रोंकाइटिस को लेकर और ब्रोंकाइटिस को लेकर हमने बात की, अस्थमा को लेकर बात करी, अब इसकी बात कर लेते हैं बचाव की, क्योंकि बचाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लापरवाही तो हम देख रहे हैं कि हम कर ही लेते हैं, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि हम अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को दे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और अगर उन्हें ये परेशानी है तो वो बच सकते हैं, अपना ध्यान वो थोड़ा बहुत तो रख ही ले। आखिर देखिए, बचाव के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रत्येक व्यक्ति को सोचकर अपनी दिनचर्या या सुबह की शुरुआत करना चाहिए। एक तो ये कि उसका शरीर क्या, किस तरह का वो क्या परेशानी पैदा सहन कर पाता है या क्या परेशानी सहन नहीं कर पाता। यदि हम अपने शरीर की तासीर को समझते हैं तो हमारी तकदीर के साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यदि हम जलवायु की बात करें तो जब भी हम घर से बाहर निकले या प्रत्येक व्यक्ति को पहले तो मौसम का मालूम होता है और मौसम के साथ साथ जलवायु का मालूम होता है। लेकिन आजकल जलवायु के बारे में भी निश्चित कहना मुश्किल होता है। कई बार घर से निकलते हैं, बहुत तेज धूप होती है, बाहर निकले 1 घंटे बाद बहुत तेज बारिश होती है और शाम को पता लगा कई बार कोहरा छा जाता है, या ऐसी परिस्थितियां भी होती है कि सुबह कई बार बहुत घना कोहरा है और 10 बजे तक धूप हो गई। तो यदि हम जलवायु को समझना हमारे लिए आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन के इस दौर में, जिसमें कोरोना जैसी महामारी को भी जन्म देने की एक प्रबल संभावना बताई जा रही, जलवायु के परिवर्तन को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। इवन हम देखें मौसम वैज्ञानिकों की भी भविष्यवाणियां बारिश को लेकर लगातार गलत साबित होती हुई सामने आ रही है। ये एक अलग प्रश्न है जी। लेकिन फिर भी यदि हम मौसम को ध्यान में रखते हुए जलवायु के बारे में सारी संभावनाओं को साथ रखते हुए अपनी प्रत्येक दिन की तैयारी कर घर से बाहर निकले या व्यापार के लिए निकले या कहीं पर भी किसी प्रकार की दिनचर्या यदि हम निर्धारित करें तो हम अपने शरीर की तासीर और जलवायु की संभावनाओं को सामने रखते हुए यदि अपनी योजना प्रत्येक दिन की बनाएंगे या प्रत्येक सप्ताह की बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि यही सबसे बड़ा इन बीमारियों से बचने का उपाय हो सकता है। क्योंकि किसी भी सभी लोगों के लिए एक स्थायी उपाय नहीं हो सकता। अलग अलग व्यक्ति का तासीर अलग व्यक्ति की परिस्थितियां, बीमारी अलग अलग, उसकी संभावनाएं, उसकी सीमाएं, उसकी परेशानियां, उसकी मुसीबतें, उसकी मुसीबतों का एक्सटेंशन, उसकी मुसीबतों का स्तर अलग अलग। ऐसे में मोटे तौर पर यदि हम शरीर की तासीर और जलवायु को समझकर बाहर निकलें तो हम ये सबसे बड़ी सावधानी मोटे तौर पर मानी जाती, सिर्फ इसको फोकस करके अपना दिन और सप्ताह का निर्धारण करें और कार्य का निर्धारण करें, दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले देख लें कि कैसा मौसम हो रहा है, और अगर पूरी प्लानिंग से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप जो जलवायु परिवर्तित होती है, जो मौसम हो रहा है और बाहर जो भी आपको वातावरण मिल रहा है उससे आप सेफ रह सकते हैं और बहुत हद तक आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर शांतनु, आपका भी ये आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीमारियों की हमने बात की, ब्रोंकाइटिस की और श्वास रोगों के बारे में, अब ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि कौन कौन से अंग हमारे बॉडी के होते हैं जो इनसे प्रभावित हो सकते हैं। जैसे एक अगर बीमारी होती है तो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये देखा है कि पहले कोविड हुआ, फिर ब्लैक फंगस हुआ, व्हाइट फंगस हुआ, ऐसे इसका पूरा घटनाक्रम किस तरीके से रहता है, कौन कौन से अंग इससे प्रभावित हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो सर मैं जो बात करूँ, पहले तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से ये सारी चीजें हमेशा विचारणीय होती है और दूसरा हर व्यक्ति को अपने स्वयं के विषय में जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसे हम अगर रोगों के लिए बोलेंगे तो रोग जो होते हैं वो कर्मज रोगों की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे कि मैं आपका सबसे पहले ध्यान लेकर जाऊंगा उन लोगों के ऊपर जो कि व्यसन लेते हैं, तंबाकू वगैरह है और इस प्रकार के स्मोकिंग करते हैं,
ऐसे लोगों में इस प्रकार की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। और हमारे यहाँ पर जो आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, मतलब रोग उत्पत्ति के कारकों को सबसे पहले रोक देना। और जब व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो दूध सिगरेट या इस प्रकार की चीजों का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। वो हमेशा मास्क पहन के रखना चाहिए उसको। अगर उसको इस प्रकार की एलर्जी कुछ कंडीशन से डेवलप होती है तो। दूसरी चीज, इससे छोटी बीमारियों से फर्दर जाकर इस प्रकार की बड़ी बीमारियां पैदा होती है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है या हम प्रतिष्ठा वगैरह बोल सकते हैं। उनसे अगर कायम में इस प्रकार की कुछ बीमारियां रह रही है उनको, तो सबसे पहले उनको समझ लेना चाहिए कि उनका ये श्वसन तंत्र सामान्य से कमजोर है और उसको इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ये अभी शुरुआत है और शुरुआत में ही वो समाप्त हो सके। अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये अस्थमा और इस प्रकार की प्रॉब्लम से डेवलप हो सकती है। दूसरी एक चीज में ध्यान में मुझे आता है वो है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है किसी दूसरी चीज के लिए भी, तो भी इसके अंदर एक परिस्थिति बन सकती है। और तीसरी चीज एक और है, ये मानसिक भी होती है, जिसको साइकोसोमेटिक बोलते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि जो जल्दबाजी में होते हैं तो उनको तुरंत सांस चलना चालू हो जाती है। अगर उसको कोई टेंशन होता है तो तुरंत अस्थमा का अटैक आ जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशंस में भी उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सारी चीजें धैर्यपूर्वक करें और हर चीज को सोच समझ कर करें। बिल्कुल डॉक्टर सुधीर सर, ये हमने देखा है अक्सर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अमूमन छींकते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम कहें तो 12 महीने जिन्हें एलर्जी की प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें सर्दी जुकाम होता है। तो ये क्या एलर्जी का प्रॉब्लम है या फिर ये कफ प्रवृत्ति वालों को ज्यादा होता है, या फिर ये भी इसे भी हम श्वास रोगों से जोड़कर देख सकते हैं? अगर हमने देखा कि कहीं डस्ट हो रही है तो उन्हें छींकें आने लग जाती है, वो धूप में ज्यादा चले गए या फिर एसी में आ गए तो उन्हें छींक आने लग जाती है, जुकाम हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस वजह से वायरल भी हो जाता है, कहते हैं कि हमें वायरल हो गया है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? श्वास रोगों के अंतर्गत आएगा या फिर वो एलर्जी का प्रॉब्लम अलग होता है? सभी जो है सांस या खांसी जो है एलर्जिक नहीं होती जी। लेकिन क्या है कि अगर क्या है कि ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसमें क्या है कि इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से होगी। एलर्जिक का अलग है, जैसे डस्ट, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही है, डस्ट है, स्मोकिंग है या फिर क्या है कि स्मोक है, ये अगर कहते हैं इसे नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाता है तो वो क्या है कि एलर्जी जो है के कारण जो है खांसी या श्वास जो है आ जाती है। और इसी प्रकार से जैसा कि मैं बताया कार्डियक अस्थमा का उसका एक अलग कारण है, हार्ट की वजह से जो होता है। तो ये अलग अलग कारण है, लेकिन ये हर डिसीज में नहीं कहा जा सकता ये एलर्जी की वजह से होती है। जी बिल्कुल। पलवीर सर, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पूरा ब्रोंकाइटिस का बारे में बताया, श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें वो भी आपने हमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया। लेकिन एक चीज़ अमूमन मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के पास कि वो थोड़ा सा वॉक करते हैं उनकी बहुत तेज़ी से सांस चलने लगती है। अगर वो 5 मिनट किसी से फ़ोन पे बात कर ले तो उनकी श्वास फूलने लगती है। या फिर वो थोड़ा सा अगर कहते हैं ना नॉर्मली अगर हमें गुस्सा भी आ रहा है, अगर हम बहुत तेज़ी से हम हाइपर हो गए उसके बाद भी उन्हें पसीना आने लग जाता है और उनकी श्वास फूलने लग जाती है। तो ये परेशानी क्यों होती है और क्या इसका असर भी हमारे हम ब्लड प्रेशर की अगर बात करें या फिर हमारे हृदय की बात करें इस पर भी पड़ता है? और ये भी क्या श्वास रोगों के अंतर्गत आता है? और इससे बचा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूथ काफी ज्यादा इस चीज को जूझ रहे हैं। नेहा जी, आपका बड़ा सरल, प्राकृतिक और मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक दायरे का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का आदर करता हूँ। इसमें एक प्रश्न के अंदर 4 अलग अलग चीजें छुपी हुई है। पहला ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने क्रोध के साथ यदि गुस्सा किया तो निश्चित तौर पर क्रोधित व्यक्ति अपना आधा आत्मसंयम और आधी अपनी कहीं न कहीं एक जैसे बोलते हैं ना कॉमन सेंस को खो देता है। हाँ। और क्रोधी व्यक्ति का ज्ञान और बुद्धि दोनों उस वक्त आधा हो जाता है। जब उसका ज्ञान और बुद्धि दोनों आधा हो जाता है तो वो सिर्फ समाज के लिए जिस पर क्रोध कर रहा है उसके लिए नहीं, खुद के लिए भी वही चीज होती है। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसी अवस्था में वो जब चिल्लाने लगता है या गुस्सा करने लगता है या कई बार क्रोधवश, कई बार यदि वो अपने आप को असहाय पाता है तो रोने भी लगता है। ऐसी परिस्थितियों में जब सांस की जो रफ्तार है जिसमें हमारे श्वसन तंत्र में शरीर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम प्रत्येक मिनट 16 से 20 बार
हमको प्रत्येक मिनट में सांस लेना जरूरी होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार चिल्लाएगा तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड तक बिना रुके चिल्लाएगा। ऐसे में उसकी यदि सांस की रफ्तार देखें तो 1 मिनट में वो 5 या 7 बार सांस ले पाता है। और कई बार गायक कलाकार भी इन सब चीजों से जूझते हैं, लेकिन गायक कलाकारों का चूंकि गायन के साथ साथ फेफड़ों का उनका बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है और उनको मालूम है कि किस स्टैंजा और किस लेवल पर जाकर उनको लंबी सांस लेकर फिर गाना है, वो उसके लिए प्रैक्टिस करना रहती है उनको। तो वो इसलिए उससे प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो क्रोधित व्यक्ति है, जो दुखी है, जो खिन्न है, जो उदास है, जो रो रहा है, इन सब में सांस की रफ्तार प्रत्येक मिनट जो 16 कम से कम होना चाहिए वो घटकर 6 से 8 रह जाती है। तो ऐसे में उनकी सांस फूलने लगती है। और जब भी कभी शरीर में ऑक्सीजन की कमी आएगी तो सबसे पहले माथे पर पसीना आएगा और कहीं न कहीं घबराहट भी होगी। एक ये हो गया। दूसरा, यदि हम फोन की बात करें तो फोन में भी यही सारी की सारी चीजें रहती है। आप देखिए, लोग फोन पर जब बात करते हैं तो नॉन स्टॉप ऐसे बात करते हैं कि जैसे शायद अगला पल उनसे कोई फोन छुड़ा लेगा या अगला पल उनसे ईश्वर छुड़ा लेगा या परिस्थितियां छुड़ा लेगी और कई बार माता पिता छुड़ा लेंगे। बहुत सारे अलग अलग उम्र के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो फोन पर भी वो एक ही सांस में अपनी सारी बात कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले को भी सुने, आराम से बात करें, संयमित और संतुलित तरीके से बात करें, ये समस्या नहीं आएगी। क्योंकि वहां पर भी यही सिद्धांत लागू होता है कि नेहा जी, यदि हमारे शरीर में 16 से 20 बार तक ऑक्सीजन की सांस के लिए ऑक्सीजन नहीं गई तो ये सारी परिस्थितियां आएंगी। तीसरी बात, यदि कोई व्यक्ति रोगी है, चल रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, तो उसकी ऑक्सीजन की डिमांड, उसकी एक तरह से देखा जाए तो उसके शरीर की जो क्षमता है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड उसकी बढ़ेगी। उसको ये समझना चाहिए कि किस उम्र के किस पड़ाव पर किस परिस्थिति में किस तरीके से कितनी एक्सरसाइज, कितना वॉक, कितना ब्रिस्क वॉक और कितना उसको दौड़ना चाहिए, उसकी सीमाओं को, शरीर की सीमाओं को समझना चाहिए। क्योंकि उम्र के साथ साथ चाहे हौसला बुलंद हो, मस्तिष्क हो, हृदय हो, फेफड़े हो, गुर्दे हो, धमनियां हो, कुछ भी हो, जैसे हमारे शरीर के हर अंग, हमारी शरीर की उम्र बढ़ती है, हर अंग की उम्र बढ़ती है और उसकी क्षमता उम्र के साथ साथ क्षतिग्रस्त होते हुए एक प्राकृतिक क्षति के रूप में धीरे धीरे कम होती है। हम बढ़ती हुई उम्र का एहसास कभी नहीं करना चाहते और घटती हुई हमारी हालात का और घटती हुई हमारी हैसियत का या घटती हुई हमारे शरीर की क्षमता का एहसास कभी नहीं करना चाहते। बढ़ती उम्र और घटती क्षमता के बारे में जरूर चौकन्ने होकर काम करें। उम्र के पड़ाव को देखें और उसके हिसाब से काम करें। साथ ही यदि आपके शरीर में किसी प्रकार का अन्य श्वास का रोग है तो उसको भी लेकर आपको अपने व्यायाम की नीति निर्धारित करना चाहिए। यदि आप नीति निर्धारित करेंगे, शरीर से प्रीति करेंगे, तो नीति और प्रीति कभी भी आपको, मैं समझता हूँ कि मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। क्या बात है, नीति और प्रीति कभी आपको मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। और ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। मुझे लगता है कि जो यूथ इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए ही ये प्रश्न था और बहुत हद तक उन्हें जवाब भी मिल गया होगा। डॉक्टर सुधीर, आपका रुख करते हैं, यही आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आयुर्वेद की हमने बात की और बहुत सारे ऐसी बात आयुर्वेद में कही जाती है, कुछ आधा समाधान तो हमारे घरों में, हमारे किचन में भी होता है। और योग की बात भी अगर हम करें तो आयुर्वेद क्या सभी में योग को तवज्जो दिया गया है। तो ऐसी कुछ योग के बारे में और ऐसी कुछ चीजें जो हमारे घर में उपलब्ध हो, जिसको हम रोजाना ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अगर श्वास रोग से हम पीड़ित हैं तो उससे भी बच सकते हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही बताया कि किचन ही हमारा एक हॉस्पिटल है। और अगर क्या है कि सांस या खांसी की शिकायत है तो हम जो है सबसे पहले गर्म पानी का सेवन करें। सुबह जो है गर्म पानी लें। इसके अलावा हर घर में जो काली मिर्च रहती है, हर घर में पिपली रहती है, हर घर में जो है सौंठ रहती है, तो इनका जो है सेवन करें। तो इससे जो है खांसी और सांस से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर शांतनु, आपका रुख करते हैं, यही आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई टिप्स जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहे और इस कोरोना काल में वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखे, और अगर वो श्वास रोगों से पीड़ित है तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की उनको जरूरत है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके सर में जो बात बोली वो सर्वथा उचित है। इनके साथ में मैं कुछ चीज और जोड़ना चाहता हूँ। एक वस्तु होती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो लोगों की जो कार्य प्रणाली है या फिर जीवन शैली है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन इस पर रहता है, लगातार सीटिंग का व्यवसाय रहता है, लगातार लोग बैठे रहते हैं और पेट उनका बाहर आ जाता है, तो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है, तो पेट का जितना भी प्रेशर होता है वो सारे लंग्स पर पड़ता है। उस कंडीशन में लंग की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इसको बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके लिए निरंतर, तो सर ने बोला कि व्यायाम अपने जीवन शैली में उसको शामिल करना, इसके साथ में प्राणायाम,
प्राणायाम आता है शब्द प्राण वायु से, तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राण वायु का सेवन कर सके, इसलिए सिंपल अनुलोम विलोम और कपालभाति की तो आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। तो जो लोग कपालभाति करते हैं और उदय रोगों से पीड़ित है, तो वो उनसे ये बिल्कुल मेरा आग्रह रहेगा कि हर परिस्थिति में कपालभाति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कारण से और गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। दूसरी चीज है सिंपल प्राणायाम, आप गायत्री मंत्र के द्वारा प्राणायाम कर सकते हैं। और इन सबके अलावा में शंख बजाना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आपके फेफड़ों का विकास होता है, उसके अंदर लंग कैपेसिटी जो होती है वो डेवलप होती है। तो इसको जरूर अपने जीवन शैली में शामिल करना। लगातार बैठने का अगर आपका व्यवसाय है तो निश्चित मानिए कि आपको सुबह और शाम वॉकिंग पर जाना है और थोड़ा सा ऐसा काम करना है जिससे कि आपकी थोड़ी सी श्वास प्रश्वास तीव्र हो सके, ताकि लंग कैपेसिटी उससे डेवलप हो सके। औषधियों के रूप में सर ने वैसे बता ही दिया है, वो सारी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में जो हमारा फेफड़े है उसके लिए और जो आवश्यक चीजें होती है, उसमें शहद बहुत अच्छा काम करता है। अगर और कुछ नहीं है तो केवल आप सिंपल थोड़ा सा सेंधा लवण युक्त शहद का मधु का सेवन कर सकते हैं। शहद में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर और उसका आप सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में लेना चालू करेंगे। उससे भी आपको काफी विकास होगा आपकी शारीरिक सामर्थ्य का। और इन सब चीजों को अवॉइड करना है जो कि कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट कर रही है, उन सब चीजों को अवॉइड करना है जिससे कि आपको लगता है कि उनको एलर्जी है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। और डॉक्टर पालीवाल सर, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि चलते चलते कोई ऐसे टिप्स आप हमारे दर्शकों को और स्पेशली युवाओं को जो सबसे ज्यादा आजकल पीड़ित हो रहे हैं इन बीमारियों से, लेकिन लापरवाही भी हद कर रहे हैं। सरल सा प्रश्न है नेहा जी, लेकिन जवाब बड़ा लंबा और कठिन भी है, लेकिन कम से कम शब्दों में देना चाहूंगा। यदि हम प्रकृति की बात करें तो पर्यावरण में 5 तत्व होते हैं, उनके बारे में मैं विस्तृत में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पर्यावरण के 2 तत्व शरीर को 1 मिनट का भी मौका नहीं देते हैं। एक होती अग्नि और दूसरी होती वायु। अग्नि और वायु से यदि आपने खिलवाड़ किया तो शरीर को वो 30 सेकंड में भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसलिए कभी भी अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ करें, लेकिन साथ में छेड़छाड़ ना करें, लेकिन सबसे ऊपर अग्नि और वायु से कभी छेड़छाड़ ना करें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि वायु प्राण वायु है और अग्नि प्राण हर लेता है। इन 2 चीजों पर बहुत फोकस करना चाहिए। और तीसरा, जैसा युवाओं के लिए यदि संदेश की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि युवाओं में 3 चीजों की बहुत कमी है। वो है सब्र, संयम और संतुलन। जिस व्यक्ति ने सब्र, संयम और संतुलन रख लिया, वो विवेकी तरीके से परिपूर्ण और परिपक्व जिंदगी के साथ अपने जीवन को सफल, सार्थक और मैं समझता हूं कि बहुत ही सकारात्मक बना सकता है। तो सब्र, संयम, संतुलन युवाओं को चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अग्नि और वायु से सतर्क होकर इनका सदुपयोग करना चाहिए। इनके दुरुपयोग या इनके साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी युवाओं को लेकर भी। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने बात की श्वास रोगों के बारे में, क्या होते हैं श्वास रोग और कैसे इससे बचा जा सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना है, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।